नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राम। की शुरुआत करते हैं। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वे कंगुल कुम्हार की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए मौजूदा प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने धान खरीदी, किसानों की स्थिति और एसआईआर सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसान, गरीब और आम जनता के हित में काम किया है, जबकि वर्तमान सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कंगलू कुम्हार की पुण्यतिथि पर यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और हजारों के तादाद में न केवल कुम्हार समाज के महिला पुरुष एकत्रित हुए, बच्चे एकत्रित हुए, बल्कि दिगर भी पूरे दुर्ग कोंदल और भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जिले के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपना श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। आज किसान बहुत परेशान है। एक भी योजना नहीं है, न मजदूरों के लिए, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न महिलाओं के लिए, न छत्तीसगढ़ के लिए। कोई इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ये निराशाजनक बजट है। इसमें कोई दिशाहीन बजट। पता नहीं सरकार के पास पैसा नहीं है। हम लोग तो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो सिंगल इंजन सरकार थी, सब कुछ होता था। हम लघु उपज भी खरीदे थे, हम बच्चों के लिए गर्म भोजन भी उपलब्ध कराते थे, हम मिलेट से भी खरीदते थे, किसानों को ऋण भी माफी करते थे। यहाँ लगातार जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, चाहे गोटुल का निर्माण हो, चाहे देवगुड़ी और माता गुड़ी का निर्माण हो, हमारे उसके जो सिरहा, बैगा, गुनिया, उनको भी मान देने का काम, ये सब हम लोग करते थे। मजदूरों को 7,000 रुपए देने का काम करते थे। वो सब कुछ हो रहा था। तो हमें आत्मानंद अंग्रेजी हिंदी स्कूल भी शुरू किए। हम निःशुल्क सबके लिए शिक्षा और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करते थे। लेकिन इस सरकार में सब कुछ बंद है। विकास कार्य है ही नहीं। किसी पंचायत में कोई काम नहीं, मनरेगा कोई काम नहीं। अब इन दिनों में सब खाली हो गए मजदूर। मनरेगा काम चलना था, सब खाली बैठे हैं। किसी पंचायत में कोई काम होते नहीं दिख रहा, किसी नगरीय क्षेत्र में काम होते नहीं दिख रहा। हमारे प्रदेश में भी अनेक शहरों में, रायपुर जिला में, खैरागढ़ जिला में, अभी आप कांकेर की बात बता रहे हैं, सब जगह टारगेट कर रहे हैं। आसाम में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, सब जगह ये कर रहे हैं। और सबका नाम कटवाने का जो प्रारूप 7 है, उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं और ये वैमनस्य फैलाने के लिए कुल मिला के। लेकिन उसके बहाने जो कांग्रेस के वोटर, उसका भी नाम काटना का षड्यंत्र चल रहा है। सचेत रहना होगा सभी नागरिकों को। पहले मतदाता सरकार चुनती थी, अब सरकार मतदाता चुनने काम कर रही है। ये मतदाता चुनने काम है, उसके सिरे से आगे मतदाता होना चाहिए। ये षड्यंत्र चल रहा है। सर, यूजीसी के बारे में कुछ कहेंगे? यूजीसी के बारे में देखिए, ये बांटने का काम पहले आपने हिंदू मुसलमान किया, फिर क्रिश्चियन हिंदू किया, फिर छोटे बड़े किए। अब देखेंगे किस प्रकार से प्रयागराज में क्या हुआ, शंकराचार्य में बांटने का काम किया। अब यूजीसी के माध्यम से सब जातियों को बांटने का। तो ये इनका काम ही बांटने का है। इसके अलावा इनको आता कुछ नहीं है, केवल बांट के सत्ता हासिल करना। अब सबको बांटने का काम कर रहे हैं। अब वो पहले हिंदू हिंदू कर रहे थे, अब हिंदुओं बांटने काम शुरू कर दिए। अपर क्लास को अलग कर दिए, पिछड़े वर्ग को अलग कर लिए, एससी एसटी को अलग कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब जब हाथ से फिसलता हुआ देखे तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा लिए। यहाँ एसआईआर जो हुआ बिहार में आज तक चल रहा है, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन 24 घंटा नहीं लगे, एक दिन में स्टे मिल गया। कोसरिया कुम्हार समाज कंगलू कुम्हार की पुण्यतिथि आज जो है बड़ी धूमधाम से दुर्ग कोंदल में मनाया गया। इस अवसर पे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में है और इस क्षेत्र के विधायक महोदया श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी भी रहे और उन्होंने कुम्हार समाज को सावित्री मंडावी ने गोटुल मुड़ा में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 6 लाख की घोषणा की और भूपेश बघेल जी ने भी सावित्री मंडावी के मद से कुम्हार समाज को 10 लाख रुपया दुर्ग कोंदल में देने की भवन बनाने के लिए घोषणा की है। हम मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और जितने भी अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में आए थे और कुम्हार समाज के जितने सगा बंधु, क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में क्या-क्या विशेषता रही और क्या-क्या क्रियाकलाप थे? इस कार्यक्रम में कुम्हार समाज का 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिवस युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन रखा गया, जो कि रात्रिकालीन था, जो काफी ही सराहनीय रहा। और उसी के संबंध में आज जो है एक कुम्हार समाज के युवक और युवती का सामूहिक विवाह कुम्हार समाज के द्वारा भी किया गया। और कुम्हार समाज अब निश्चित ही एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपने समाज के उत्थान के लिए। चक्रधारी की विशेष अतिथि के क्रम में जय भारत माता की। करवदा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी के नेतृत्व में मंडल एवं जिला पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय और जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध बनाने को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और पदाधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया गया। विजय लक्ष्मी तिवारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की नीति, अनुशासन और जन सेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा मातृशक्ति के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण का मजबूत माध्यम है। कोरबा के रिसदी रोड पर बीजेपी के नवीन जिला कार्यालय भवन अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सरोज पांडे, संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित कई मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। यह भवन 1,63,00,000 एकड़ भूमि पर बनकर तैयार होगा। सरोज पांडे ने कहा कि कोरबा की पूरी टीम को नया कार्यालय मिलने से संगठन को मजबूती मिलेगी और समय के साथ कार्यालय विस्तार की जरूरत भी पूरी होगी। प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है और नए कार्यालय से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह भवन कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा। लगातार कार्यक्रम होंगे और पार्टी सेवा के मूल उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए सभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। हमारे प्रदेश की ऊर्जा नगरी कोरबा में अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पहले से जिला का छोटा कार्यालय था, लेकिन लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है का और आज बड़े कार्यालय का भूमि पूजन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे मंत्रीगण, यहाँ के लोकप्रिय विधायक लखनलाल देवांगन जी, राजेश की उपस्थिति में और पूरे जिले से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आगे चल के हमारे कार्यकर्ता और ऊर्जा के साथ इस भवन के बन जाने से पार्टी की रीति नीति को लोग प्रदेश के मुखिया दुर्ग में बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में अहम कदम है। गजेंद्र यादव के अनुसार पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के फैसलों से अर्थव्यवस्था में स्थिर विकास हुआ और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया है। बजट को आर्थिक सुधार और तेज विकास को आगे बढ़ाने वाला बताया गया है। अब इस बार की बजट है, हम सब देख रहे हैं कि पहली बार आम आदमी को लेकर बजट लाया है, तो बजट में लिया गया है, इसका प्रावधान बजट में किया गया है। सारे जिला मुख्यालय में नदी के नगरों को भारत सरकार प्रोत्साहित करके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया जाएगा। हमारे लगभग सभी बड़े शहर जो है 5 लाख की आबादी के हैं, उसमें भारत सरकार से सीधे जुड़ जाएंगे, उसका लाभ हमारे शहरों को मिलेगा। जिला अस्पताल का टेंडर हो गया, 6 तारीख को टेंडर खुलने वाला है, काम चल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छा बनते हैं। जहाँ जहाँ कोई समस्या आएगी सभी जगह के जिला अधिकारियों को बोला गया है, आप स्थानीय लेवल से तत्काल
उसको सहयोग करे और जहाँ शिकायत को निवारण करे, इसको कहा गया है। स्क्रीनिंग पद्धति ऐसा है कि हम लोग सब लोग बेंगलोर नहीं जा सकते, सब हैदराबाद नहीं जा सकते, लेकिन अपना रिपोर्ट यहीं से आदमी खड़े हो, रिपोर्ट वहां चले जाए और रिपोर्ट से डॉक्टर वहीं से पर्ची लिख दे। बहुत अच्छा कारगर साबित हो में। मेडिकल सेक्टर बहुत महंगा है। आज भी आधे से ज्यादा लोग भारत और अन्य देशों में जहाँ ये फैसिलिटी सस्ती है, वहाँ के लोगों का इलाज वही स्क्रीनिंग पद्धति से होती है और यहाँ भी उसका लाभ मिलेगा। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट पेश होने के बाद पंखाजोर में विभिन्न पक्षों से इस पर प्रतिक्रिया आई। बजट को लेकर अंतःगढ़ विधायक विक्रम उसेड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर शिवसेना पंखाजोर की ओर से इस बजट पर असहमति जताई गई है। शिवसेना का कहना है कि बजट में कई अहम मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई है, जिसके चलते यह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। बजट को लेकर आम जनता की राय भी सामने आई है। पंखाजूर के एक स्थानीय नागरिक ने बजट को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर आम बजट पर पंखाजूर में अलग अलग पक्षों और वर्गों ने अपनी अपनी राय रखी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह बजट जमीन पर कितना असर दिखाता है। ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें शिवसेना यही कहती है क्या, जो किसान के बारे में कुछ सोचा नहीं गया है, जैसे कि दवाई, धान और भी कई सामग्री है जिसके बारे में किसान के बारे में नहीं सोचा गया। क्योंकि जो बजट पेश किया उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें लेन देन में तो थोड़ी आसानी होगी और लोगों को इससे फायदा मिलेगा। आज 2026-27 का जो बजट पेश हुआ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, किसानों को भी ध्यान रखते हुए, उसमें महिला हो, युवा हो और उन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो और ठीक हुआ और उसमें सभी चीजों का समावेश किया गया है। और इस बजट चूंकि लगातार हमारे वित्त मंत्री जी नवा जो व्यवस्था और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी वर्गों का इसमें निश्चित रूप से फायदा होगा और आने वाले समय भारत और भी विकसित होकर आगे बढ़ेगा इस बजट के बाद। निश्चित रूप से जनता में सभी वर्गों में खुशहाली है और बहुत बढ़िया बजट है और सभी इस बजट के हम व्यक्तिगत रूप से सराहना कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अहम कदम है। अमर अग्रवाल के अनुसार बजट में विकसित भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए रोजगार सृजन और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधान देश की आर्थिक प्रगति को गति देंगे। बजट में तकनीक और सर्वसमावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए किए गए प्रावधानों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। है रोजगार की या जो आर्थिक असमानता का एक विषय आता है, उन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये बजट का निर्माण किया गया। आर्थिक प्रगति का आधार होता है कि उत्पादन ज्यादा बढ़े, इसके साथ ही विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आए, विदेशी पूंजी आए। तो अगर हम देखेंगे तो उत्पादन के क्षेत्र में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, मध्यम वर्ग के जो शहर हैं उनमें इकोनॉमिक जोन बनाना, इसके अलावा बहुत से तकनीक भी एक अर्थव्यवस्था का आधार बनते जा रहा है, एआई का, आईटी पार्क का, उन सारी बातों का समावेश किया। इसके साथ ही विदेशी निवेश कैसे आएंगे तो एक वर्ल्ड का हेल्थ हब बने दुनिया का,
उसके सारे प्रयास बजट में दिखाई देते हैं। हमारा क्षेत्र देश विविधता का है और विविधता का समावेशी जो बजट है बहुत चुनौती होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिक्र भी किया, 400 नई बस के अलावा बौद्ध टेम्पल के लिए। इसी प्रकार से देखें तो जहाज का जो एरोप्लेन है उसकी रिपेयरिंग के जो शॉप्स हैं और कस्टम ड्यूटी में जो जो रियायतें दी गई हैं वो हमारे देश के बहुत से उत्पादन बढ़ा के उसकी लागतें करेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जैसे एक वायदा बाजार होता है जिसमें अनावश्यक कई बार आर्टिफिशियल तेजी भी आती है, उस पे टैक्स के रेट बढ़ाए गए। तो कुल मिलाकर अगर हम ये बजट देखेंगे तो सारी बातों का समावेश करते हुए विभिन्न राज्यों की जो चुनौतियां हैं उनका समावेश करते हुए उत्पादन बढ़ाने वाला, रोजगार देने वाला और आर्थिक असमानता को दूर करने वाला, इसमें 2-3 योजना है। एक महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना गांव के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें जो हमारी लखपति दीदी हैं वो अब व्यापार भी करें, उनको अवसर मिले, वो भी किया गया है। जो छोटे मध्यम शहर हैं 5 लाख के आसपास, जिसमें हमारा बिलासपुर भी आएगा, उसमें नए तीर्थ स्थान बनाना जिससे वो शहरों की पहचान मिले, इकोनॉमिक जोन बनाना। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ को माइनिंग कॉरिडोर बनाने का भी इस बजट में प्रावधान हुआ है। हम सब जानते हैं कि रत्नगर्भा हमारा छत्तीसगढ़ है, लेकिन लॉजिस्टिक नहीं होने के कारण जो पूरा लाभ हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर हम देखें विगत दिनों रेल का एक नेटवर्क बिछाया गया जिससे हमारे छत्तीसगढ़ की तरक्की जल्दी हो और हमारे जो मिनरल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम ओपन करके और इस राज्य को समृद्ध बनाएं। अब इसी प्रकार से बस्तर भी आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को जो माइनिंग कॉरिडोर बनाया है, निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ उछाल आएगा और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ विकास करेगा। वैसे तो अनेक पहलू हैं इस बजट के जिसकी तारीफ करें, जैसे हमारी संस्कृति की विरासत की आयुर्वेद, जिसको कोरोना में दुनिया ने स्वीकार किया, योग आयुर्वेद, उसके 3 एम्स बनाने की घोषणा। तो अगर ये बजट देखेंगे तो आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक असमानता को दूर करने वाला ये बजट है। एक ऐतिहासिक बजट है। पहले भी जो बजट आए 2014 के बाद, उसका परिणाम हम सब ने देखा है कि किस प्रकार की नीतियां बनी, किस प्रकार के बजट प्रावधान हुए। तो 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो परिणाम था हमारे पूर्व। रेल कॉरिडोर आपने आने शामिल किया, साथ में से अपने गाँव को कम लोग है, ये एक भी नहीं, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए रेल कॉरिडोर नहीं है, वो हाई स्पीड की ट्रेन का है, साथ का। अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद छत्तीसगढ़ को जितना रेल में मिला, कम से कम 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वीकृत है, जिसका जिक्र मैंने अभी संक्षेप में किया। और जहां तक हाई स्पीड का सवाल है, हमारे यहाँ क्योंकि मिनरल है, हाई स्पीड भी आएगा आगे। नहीं, देखिए एक साथ, देखिए एक छत्तीसगढ़ को माइनिंग कॉरिडोर के लिए कहा गया। और देखिए ये अभी बजट भाषण है, हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के सारे विभागों को जो जो मिलेगा, हमारे प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, पिछली बार क्या था बजट, इस बार क्या है, उसके बारे में विस्तृत से आप लोगों के बीच में आएंगे। इससे आपको पूरा छत्तीसगढ़ को हमको क्या मिला, विभाग वाइज इसकी जानकारी लेके हम नहीं, देखिए बजट भाषण एयरपोर्ट का जहां तक सवाल है, एयरपोर्ट जो है आज बिलासपुर का, वो राज्य की संपत्ति है, अभी केंद्र की संपत्ति नहीं है। लेकिन इसका बजट का तो वो स्टेट बजट का विषय है, वो सेंट्रल बजट का विषय ही नहीं है। नेताजी
एसटीटी जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, शायद इतिहास में पहली बार है कि सेंसेक्स 2000 नीचे खराब हो गया। ये एसटीटी टैक्स क्या कहीं ये मुसीबत तो साथ नहीं हो, आप इस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल है शेयर बाजार का, गोल्ड का, सिल्वर का, मैं ऐसा मानता हूं कि इसका बजट से रायपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट की सराहना करते हुए इसे गांव, गरीब और किसान का बजट बताया। साथ ही इस मौके पर नारायण चंदेल ने कहा कि ये बजट न केवल आम जनता के हितों को सुरक्षित करता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करता है। बता दें कि बीजेपी नेता चंदेल ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है और ये बजट जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना पर आधारित है। संसद में भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जो आम बजट प्रस्तुत किया है, यह आम बजट गांव, गरीब और किसान का बजट है। यह आम जनता के हितार्थ बजट है। इस बजट का हम सभी लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। यह विकसित भारत की झलक इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक विजन दस्तावेज है और आने वाले वर्ष 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का ये प्रस्तुतिकरण है। इस बजट में समाज के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। यह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।